नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं। वर्धापनानि तत्र अस्माभिः स्वागतं। तत्र अस्माभिः काव्यप्रकाशः अधीयते। काव्यप्रकाशस्य पंचमोल्लासं यावत् तत्र ये पाठ्यविषयाः, ये प्रतिपाद्याः, ये वर्ण्यविषयाः ते अस्माभिः समीक्षिताः। अद्य पंचमोल्लासात् पूर्वं यावत् चतुर्थोल्लासं यावत् पंचमोल्लासः अस्माभिः विवेच्येत, समीक्ष्येत वा। तत्र मध्ये किमपि अज्ञात कारणवशात् अपरिहार्य कारणवशात् तत्र दिनद्वयं तत्पाठनं नैव जातम्। अद्य पुनः क्रमशः पठामः। तत्र यथा भवतां सर्वेषां तत्र परामर्शः वर्तते यत् तत्र यावत् शक्यं महत्वपूर्णाः ये बिन्दवः ते एव अस्माभिः समीक्षणीयाः, ते एव अस्माभिः विवेचनीयाः। जैसा कि आप लोगों ने ये निवेदन किया था कि हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अत्यंत उपादेयपूर्ण है, परीक्षोपयोगी है, जो पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं। अन्य लोग बोल भी सकते हैं ना। हाँ, अन्य लोगों को कोई विषय रखना है, कोई पूछना है, हाँ, पूछ सकते हैं। तो अन्ये भी ये खलु किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति। जो भी और कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। महोदय धीरे भी पढ़ा सकते हैं, जल्दी भी पढ़ा सकते हैं। हाँ, यथेच्छन्ति तथा यथा यजमानस्य इच्छा, दोनों प्रकार से पढ़ा सकते हैं। यजमानस्य यथा यथेच्छा, यजमान अनुसारं पुरोहितः कार्यं सम्पादयति। वयं तो पौरोहित्यं कुर्मः। यतोहि यदि कश्चित् तत्र किमपि तत्र ब्रूते वा किमपि प्रस्तौति, यः कल्याणं करोति, मङ्गलं करोति, स तु पुरोहितः एव भवति। पौरोहित्यं सम्पादयति इति एतस्मात् कारणादेव हम तो पुरोहित है भाई। हम तो आप लोग जैसे चाहेंगे, जैसी यजमान की इच्छा उसी रूप चलेंगे। आप पूर्ण चाहेंगे पूर्ण रूप से करेंगे, आप संक्षेप में चाहेंगे संक्षेप में, आप प्रश्न उत्तर माध्यम से चाहेंगे वो भी होगा, आप संस्कृत में चाहेंगे संस्कृत में, आप चाहेंगे हिंदी में, संस्कृत हिंदी मिलाकर चाहेंगे वो भी होगा, जैसी इच्छा। और मैं तो चाहता हूँ हम 10 मिनट रखेंगे, 15 मिनट जो बीच में कट जाएगा उसके बाद जो प्रश्न उत्तर रख लेंगे, सबसे बढ़िया। 15 मिनट मैं भी कुछ पूछूं, आप भी कुछ पूछें, ये थोड़ा सही रहेगा। आगे चलें, अग्रेसरामः। चौथे उल्लास तक जो हमने पढ़ा था वह है ध्वनि का जो विशेष विवेचन, वो हो गया चौथे उल्लास में। क्योंकि आचार्य मम्मट सबसे पहले प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजन हेतु निरूपण करने के पश्चात काव्य का जो स्वरूप निरूपण किया, स्वरूप में जो शब्द और अर्थ आए, उस शब्द अर्थ ही काव्य का मूलभूत तत्व है, जिस पर काव्य की सत्ता है, वह काव्य का काव्यत्व है। तो ये काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य की क्या परिभाषा, किम तावत् काव्यस्य स्वरूपम, इस प्रकार जो विचिकित्सा है, मन में जिज्ञासा है, उसका समाधान करते हुए उन्होंने कहा था तदरसो शब्दार्थो सगुणा वर्णंति पुनः क्वापि। फिर काव्य का जो भेद है तो वहीं प्रथम उल्लास में उन्होंने निरूपित किया। वह है कि काव्य 3 प्रकार का है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। उत्तम काव्यम नाम ध्वनि काव्यम, उसका लक्षण उदाहरण वहीं बताया था सामान्य रूप से। फिर जो उत्तम काव्य का जो ध्वनि काव्य का जो विशेष
रूप से प्रतिपादन उन्होंने चौथे उल्लास में किया, विशेष रूप से विस्तार पूर्वक किया। उसमें पूरा ध्वनि का विभाजन किया कि अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि, विव्यक्तिता निप्रवाच्य ध्वनि, अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि के दो भेद किया, अर्थांतर संक्रमितम अत्यंत तिरस्कृतम, विवक्षित वाच्य ध्वनि के फिर दो भेद किया, असंग लक्षण व्यंग ध्वनि, संग लक्षण व्यंग ध्वनि। असंग लक्षण व्यंग ध्वनि जो है वह 8 प्रकार के रसादि जो बताया, भाव संधि भाव सफलता तक। फिर रस के कितने रस होते हैं उसका विवेचन किया उन्होंने, जो सर्वमान्य, सबके प्रणम्य, सबके आदरणीय सम्माननीय आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में जो उन्होंने 8 प्रकार के रस का निरूपण किया है रस सूत्र में, रस तो उसका विवेचन किया। और प्रसंगानुक्रम उसके पहले रस सूत्र का विवेचन भी किया उन्होंने, विभावानुभावी व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति उसका विवेचन किया। और फिर वो जो 8 रसों का बताया कि श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत संयोच इत्योष्टो नाट्य रसः स्मृतः। तो इस प्रकार 8 रसों को बताने के बाद फिर कहते हैं निर्वेद स्थायी भावस्ति शांतोपी नवम रसः। तो निर्वेद नामक एक स्थायी भाव है जो कि शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस 9वां रस ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं, 9 रस आचार्य मम्मट मानते हैं। क्योंकि जो अलौकिक रस या लौकिक रस कुछ भी कहें, लौकिक रस तो अलग चीज़ है, वो अलग बात है, हम यहाँ उसकी चर्चा का विषय है ही नहीं, जो कि कारण कार्य सहकारी भाव से पर्यवसित होते हैं। लेकिन अलौकिक रस जो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव को लेकर जो निष्पत्ति होती है अलौकिक रस की, तो उसमें 8 नाट्य शास्त्र में जैसे भरत मुनि ने बताया, और यहाँ हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मठ 9 रस मानते हैं। और आगे भी आचार्य हैं 10, 11, 12, 13, 14 तक भी माने हुए हैं। भक्ति रस आदि उनको लेकर वात्सल्य रस ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन सर्वमान्य जो है एक मानना है, सबसे साधु प्रतिपादन व सर्व मीमांसा दृष्टि से, सर्वग्राह्य की दृष्टि से अगर माना जाए तो आचार्य मम्मट प्रतिपादित जो 9 रस है वो स्वीकार्य है आचार्यों को। तो ये जो 9 रस में से जो अंतिम रस शांत रस है, उसमें निर्वेद जो स्थायी भाव है वो व्यभिचारी भाव में सबसे पहले लिया गया। 33 व्यभिचारी भावों का भी उन्होंने विवेचन किया है। तो चौथे उल्लास में, तो चौथे उल्लास में जो बताया 33 व्यभिचारी भाव 33 अमी प्रोक्ता, तो ये कहा है, तो उसमें जो निर्वेद उसको सबसे पहले लेने का उद्देश्य यही है, क्योंकि निर्वेद एक अमंगल सूचक शब्द है, जिससे कि एक मानसिक व्याधि कही जाती है, एक भयंकर अशांति कहा जाती है, सब कुछ भूल जाना, विस्मरण होना, कुछ में मन नहीं लगना, एक तरह से सब खोया खोया लगना, कि निर्वेद एक प्रकार निर्विकार चित्तवृत्ति हो जाना, सब में एक जैसा अनुभव होना, ये अमंगल है। इसको पहले कैसे भरत मुनि ने स्वीकार किया, इसके लिए आचार्य मम्मट कहते हैं ये दोष पक्ष में नहीं जा करके गुण पक्ष में हो गया, क्योंकि ये एक रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस महत्व व इसकी प्रतिष्ठा को बताने के उद्देश्य से आचार्य मम्मट भरत ने उसको सबसे पहले उसका उल्लेख किया, ये विवेचन किया था। हमने इस पर विचार किया था क्योंकि आज कुछ नए प्रतिभागी भी आए हुए हैं, और आप लोग जो आए थे उनका भी कुछ स्मरण हो जाएगा, क्योंकि पूर्व पर प्रसंग के अनुरूप अगर चलेंगे तो समझ में आएगा। मैं इस बात को चौथे उल्लास में जो बात है उसको थोड़ा सा प्रतिपादन इसीलिए किया ताकि पंचम उल्लास में जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। तो इस प्रकार ध्वनि काव्य निरूपण करने के पश्चात तो काव्य का जो 3 भेद उन्होंने बताया था, पहले ध्वनि काव्य जिसको बोलते हैं उत्तम काव्य, और दूसरा जो है गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसको मध्यम काव्य कहते हैं, उसका विवेचन पंचम उल्लास में करने जा रहे हैं आचार्य मम्मट। पंचम उल्लासे तथा गुणीभूत व्यंग्यम प्रतिष्ठापयति प्रस्तौति वा विवेचयति वा
आचार्य मम्मटः स्वयं पंचमोल्लासः व्यंजना प्रतिष्ठापनात्मक इति संज्ञाम आधत्ते। तो ये पंचमोल्लास जो है, इसका जो संज्ञा है, इसका जो नामकरण उल्लास का, वह है व्यंजना प्रतिष्ठापनात्मक उल्लास है। विशेष रूप से व्यंजनावृत्ति का विवेचन किया गया है। इससे व्यंजना का व्यापार चल ही रहा है, क्योंकि जब द्वितीय उल्लास तृतीय उल्लास में भी आए हैं, वहाँ भी तृतीय उल्लास के बाद तृतीय उल्लास में विशेष रूप से व्यंजना का विवेचन किया है। और जब चौथे उल्लास में ध्वनि काव्य का निरूपण करते हैं, वहाँ भी व्यंजना व्यापार गम्य बात यही है। और यहाँ इसका नाम देने का उद्देश्य जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। तो व्यंजना प्रतिष्ठापनात्मक पंचमोल्लास जो है, इसमें विशेष रूप से गुणीभूत व्यंग्य काव्य का विवेचन किया गया। ये जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है गुणीभूत व्यंग्य का, यह हमें इसको विशेष रूप से विवेचन करना है, इसका समीक्षण करना है, जो कि आचार्य मम्मट ने प्रतिपादन किया है। आचार्य मम्मट सबसे पहले कहते हैं एवं ध्वनौ निर्णीते गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्यम व्यंग्य भेदान व्यंग्य प्रभेदान आह। एवं ध्वनौ निर्णीते, एवं तो इत्थम एवं प्रकारेण चतुर्थ उल्लासे ध्वनौ निर्णीते, ध्वने स्वरूपे निर्णीते व ध्वने विवेचने कृते व ध्वने विवेचनं यत् कृतं तदनंतरम इत्यर्थः। बोले इस प्रकार चौथे उल्लास में ध्वनि का स्वरूप निरूपण करने के पश्चात ये जो एवं ध्वनौ निर्णीते ये कहा, इसलिए कहा क्योंकि प्रसंग को लेने के लिए कहा। हमने भी तो यही किया, इसीलिए हमने प्रथम उल्लास लेकर चौथे उल्लास तक सार रूप में मैंने यह आपको बताया कि ध्वनि का निरूपण करने पश्चात क्रमशः मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य जो आता है उसका भेद बता रहे हैं। गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्या होता है, इसका लक्षण फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे आचार्य मम्मट, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। कहाँ? प्रथम उल्लास। क्या कहा था वहाँ? गुणीभूत व्यंग्य काव्य का लक्षण याद है? नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। स्मर्यते? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। बोले गुणीभूत व्यंग्ये अतादृशी, गुणीभूतम यत् व्यंग्यम तद गुणीभूत व्यंग्य काव्य। बोले व्यंग्ये अतादृशी अर्थात वाच्यात अनतिशायिनी इत्यर्थे। व्यंग्ये अतादृशी व्यंग्य अर्थात वाच्यात अतादृशी अनतिशायिनी व्यंग्ये गुणीभूत व्यंग्यम इति काव्यम भवति। अर्थात वाच्यार्थ से जब व्यंग्यार्थ उतना चमत्कारातिशयपूर्ण नहीं हो पाता। वाच्यार्थ है, व्यंग्यार्थ तो है ही है, लेकिन वो व्यंग्यार्थ इतना चमत्कारकारी पूर्ण नहीं है, उतना सहृदय हृदयकारित्व उसमें नहीं है, सहृदय हृदय को आह्लादित कर देने वाला नहीं है, और सहृदय सामाजिक को परमा आनंद की अवाप्ति कराने वाला नहीं हो पाता है वो व्यंग्यार्थ, जैसा कि ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ सहृदय हृदय को आह्लादित कर देता, उसको आस्वादन स्वरूप के माध्यम से आस्वाद्यमान होकर आस्वादित कर देता है, जैसा कि ध्वनि का। तो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य उतना आह्लादित व आस्वाद्यमान नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वहाँ व्यंग्यार्थ है, लेकिन वाच्यार्थ के सामने वो उतना प्रभाव उत्पादनकारी नहीं है, उतना आह्लादकारी नहीं है, उतना चमत्कारकारी पूर्ण नहीं है, उतना आश्चर्य व अद्भुत भाव को उत्पन्न करने वाला नहीं हो पाता। तब गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो। उसका उदाहरण भी बताया था, याद है? ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुलमंजरिशनाथ करम पश्यन्त्याः तरुण्याः मलिना मुहुर्मलिना मुखच्छाया। ये पढ़ा था कि गाँव का युवक जो कि हाथ में
नए नए ताजे ताजे खिले हुए मंजूल लता के जो पुष्प गुच्छ को लेकर जब वो आया हुआ है, उसके हाथ में ये देखकर घर में जो युवती थी उसने देख लिया, चाहे वातायन से देख लिया हो, चाहे दरवाजा से देख लिया हो, किसी भी रूप में घर से देख लिया, देख करके उसकी मुख छाया मलिनी हो गई। ये जो मलिना मुख छाया जो वाच्यार्थ है, तो इससे जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि दत्त संकता दत्त संकेता सा नहीं आगता, पूर्व से संकेत दिया गया था वो नहीं आ पाई, या दत्त संकेतम स्थानम ये सह गतवान पुनः आगतः परंतु अहम नैव उपस्थितः। ये दत्त संकेत देने वाला जो युवक ये पहुंच के आ गया, लेकिन मैं समय पर पहुंच नहीं पाई, ये अनर्थ हो गया। ये जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है, ये व्यंग्यार्थ जो है इतना चमत्कारिता को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है कि जितना चमत्कारपूर्ण इसका व्यंग्यार्थ है कि मुहुर मलिना मुखच्छा है, ये ज़्यादा सुंदर है। ये अर्थ सुंदरता असुंदरता का मतलब क्या है? वाच्यार्थ में अधिक सौंदर्य होना, व्यंग्यार्थ में कम होना, या व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारिता अधिक सौंदर्य होना, वाच्यार्थ में कम होना, इसका तात्पर्य क्या है? किसके लिए? इस सहृदय सामाजिक के लिए। सहृदय सामाजिक जो हृदय है उसको अगर ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा उसके हृदय को उद्वलित करे, ज़्यादा आह्लादित करे, ज़्यादा आनंदित करे, ज़्यादा परमानंद की प्राप्ति कराए, तो वो होता है क्या? न अधिक है और वही व्यंग्यार्थ होता है। अगर कम होता तो वो व्यंग्यार्थ गौण हो जाता। यहाँ व्यंग्यार्थ गौण होने की वजह से वाच्यार्थ की थोड़ा सा अधिक प्रधानता होने की वजह से ये गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। गुणीभूत व्यंग्यम इति गुणीभूत व्यंग्यम, जहाँ व्यंग्य गुणीभूत हो जाता है, जहाँ व्यंग्य गौण हो जाता है, जहाँ व्यंग्य तिरस्कृत हो जाता है, जहाँ व्यंग्य का अप्राधान्य की अवस्था हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो गुणीभूत व्यंग्य है उसके जो भेद है, प्रभेद है, उसको निरूपित कर रहे हैं आचार्य मम्मट अग्रिम कारिका। कह रहे अगुणम अपरश्यांगम वाच्य सिद्ध्यंगम अस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्राधान्यी काक्वाक्षिप्तम असुंदरम व्यंग्यमेवं गुणीभूत व्यंग्य शास्त्रो भेदा स्मृता। व्यंग्यमेवं गुणीभूत व्यंग्य शास्त्रो भेदा स्मृता। बोले व्यंग्य गुणीभूत व्यंग्य यत् काव्यम तत् अष्टौ प्रकारकं भवति। गुणीभूत व्यंग्यस्य एते अष्टौ भेदाः स्मृताः। गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य एते अष्टौ भेदाः स्मर्यन्ते उच्यन्ते कथ्यन्ते उपचर्यन्ते वा। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के ये 8 भेद कहे जाते हैं। 8 भेद अष्टौ भेदाः के भवन्ति। प्रथमं तावत् अगूढ़म, इसकी परिभाषा बागुड़ किसको कहते हैं हम देख लेंगे, समझ लेंगे। पहले आप 8 भेद के नाम परिगणन कर लीजिए, इस कारिका में है कि नहीं है, कौन कौन है। पहला भेद है अगूढ़म, अस्तु अग्रेसरामः। दूसरा है द्वितीयम भवति अपरश्यांगम, अगूढ़म अपरश्यांगम। फिर तीसरा है वाच्य सिद्ध्यंगम। फिर चौथा है अस्फुटम। पांचवा है संदिग्धम। छठा है तुल्य प्राधान्यम। सातवां है काक्वाक्षिप्तम। आठवां है असुंदरम। इति एवं प्रकारकम अष्टौ भेदत्वम अंगीकुरुते। अष्टौ रूपत्वम अष्टौ प्रभेदत्वम स्वीकुरुते किम गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम। तो इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले जो अगुणम, अगुणम का मतलब क्या है? न गुणम अगुणम, जो गूढ़ नहीं होता। कहते हैं आगे समझाएंगे इसको, कामिनी कुचक कलशवत् गूढ़म भवति यद व्यंग्यम तद गूढ़ काव्यम। कामिनी कुचक कलशवत्, कामिनी अर्थात किसी सुंदरी रमणी युवती के कुछ कलश, उसके जो रज पक्षज स्तन मंडल है वो जितना गूढ़ छुपे हुए रहेंगे, जितने ढके हुए रहेंगे, उतना ही उसका सौंदर्य बना रहता।
अगर उसमें उन्मुक्तता आ जाए, वो उसमें खुलापन आ जाए, जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति में होगा, तो वहाँ खुलेपन है, अर्धलग्न रहते हैं, तो वहाँ उस कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने में उतना नहीं होता। सौंदर्य मतलब यहाँ किस रूप में करें, जो आकर्षण की बात है भाई, एक किसी सामने वाले को आकृष्ट करने वाला का तत्व होता है, जो छुपे हुए रहने पर उसमें आकर्षण बना रहता है, और उन्मुक्तता आ जाने पर आकर्षण नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार व्यंग्यार्थ जितना ढका हुआ रहता है, जितना अंदर रहता है, जो जितना सहृदय हृदय ग्राह्य होता है, जब वो व्यंग्य की सुंदरता बनी रहती है, वो वही सुंदरता उसकी गूढ़ता है। और अगर वो उन्मुक्त हो जाए, मतलब समाज, सहृदय समाज के अलावा जो अभिदग्ध लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, तो वो उनके समझने लायक बन जाए, व्यंग्यार्थ सामान्य भाव में आ जाए, तो उसकी गुणता खत्म होगी। तो इसलिए वो फिर व्यंग्य नहीं रहता, वो गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। वो ध्वनि काव्य नहीं होता, गुणीभूत व्यंग्य नामक ध्वनि काव्य होता है, मध्यम काव्य हो जाता है, उत्तम कोटि का काव्य नहीं होता। समझ में आ गया? अगुणम। दूसरा जो है अपर संगम। अपर संगम माने अपरांगम, गुणीभूत व्यंग्य का माने जहाँ प्रधानभूत अर्थ का उत्कर्षाधायक बन जाए, जो व्यंग्यार्थ अंततगत वाक्यार्थ रूप से उपस्थित जो है, तो उसका यह अंग बन जाता है, तब वो गुणीभूत व्यंग्य, अपरांग नाम गुणीभूत। किसी रस का अंग हो जाए, वो जो व्यंग्यार्थ के रूप में जो आ रहा है, जो रस तत्व आ रहा है, रस तो आएगा ही, व्यंग्य बनेगा, लेकिन वो किसी दूसरे रस का हो जाए, वाक्यार्थ रूप में कोई अर्थ हो, विशिष्ट अर्थ हो, उसका अंग हो जाए, वो अंगी हो जाए, वो प्रधान हो जाए, तब अपर संगम गुणीभूत का। उदाहरण से आपको क्लियर होगा। और तीसरा उदाहरण है वाच्य सिद्धिज्ञम। वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए जब अंगभूत हो जाता है, माने वाच्यार्थ अंगी कहलाता है, और ये व्यंग्यार्थ अंग बन जाता है, उसकी सिद्धि के लिए परिपोषक तत्व के रूप में, साधन के रूप में बन जाता है, तब वाच्य सिद्धिज्ञम नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। नेक्स्ट चौथा परवर्ती जो है अस्फुटम नाम गुणीभूत व्यंग्य का। न स्फुटम अस्फुटम, उसमें स्पष्टता नहीं होती है। भाई यहाँ व्यंग्य की सुंदरता अधिक है या वाच्यार्थ की, हमें स्पष्ट नहीं हो पाता। व्यंग्यार्थ का बोध व उसका ग्राह्यता इतनी स्पष्टता नहीं हो पाती है, वो अस्फुट नामक गुणीभूत व्यंग्य का। और संदिग्ध, जहाँ संदिग्ध संदेह अवस्था में रहता है, किसमें? वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों में। वे कौन है यहाँ मुख्य? तो संदिग्ध नामक गुणीभूत व्यंग्य का। और तुल्य प्राधान्य, दोनों की बराबर प्रधानता रहे। किसकी? तुल्यम प्राधान्यम यही होता, तुल्य प्राधान्य। वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ दोनों की समान बराबरी में प्रधानता है। वाच्यार्थ ही माना जा सकता है, व्यंग्यार्थ ही माना जा सकता है, तो फिर हम किसको मानेंगे? तो इस स्थिति में तुल्य प्राधान्य को गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। और सातवां जो है काक्वाखिप्तम। काकु, काकु नाम ध्वनि विकार। काकु ध्वनि के विकार को काकु कहते हैं। मैंने ऐसी बात करना जो उसकी एक टेढ़ेपन से कहते, क्या तुम नहीं जाओगे अर्थात जाओगे, इस प्रकार इसको काकु बोलते हैं। तो काकु के द्वारा जो आक्षिप्त होकर जो व्यंग्यार्थ आता है, तब काक्वा आक्षिप्त नाम गुणीभूत व्यंग्य कहते। अंतिम जो है असुंदरम, न सुंदरम असुंदरम, जिसमें व्यंग्यार्थ की सुंदरता का अभाव है। व्यंग्यार्थ तो है, लेकिन सहृदय सामाजिक के हृदय को उस रूप में उद्वेलित नहीं कर पाता है जिस रूप में करना चाहिए, तो असुंदर नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। इस प्रकार जो 8 भेद है, एक एक करके उदाहरण से क्लियर होगा, हमें स्पष्टता हो जाएगी
आप देखिए सबसे पहले अगुण व्यंग्य नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्य। यहाँ कारिका में जो बताया उसकी वृत्ति में आचार्य मम्मट बता रहे हैं कि अगुण कैसे होता है, अगुण गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्यों कहते हैं। न गूढ़म यद भवति तत्कथम भवति, न कामिनी कुचकलश अवत गूढ़म चमत्करोति। कामिनी का, सुंदरी का कुचकलश गूढ़ रूप में साड़ी साटिका या अंतः वस्त्र से जितना ढका हुआ रहेगा साड़ी के नीचे, और वस्त्र है उस वस्त्र के नीचे और अंतः वस्त्र है, उसके अंदर कुछ छुपे रहता, तब जाकर उसका सौंदर्य बना रहता। यदि वो प्रकाशित हो जाए, उन्मुक्त हो जाए, उसकी सुंदरता खत्म हो जाए, तो वो गूढ़ होकर जैसे सौंदर्य का बोधक होता है, तो उसी प्रकार व्यंग्य जो है, व्यंग्यार्थ जो है, वो जितना गूढ़ रहेगा वो उतना ही सौंदर्य बोधक होगा, वही ध्वनि काव्य होगा। और अगुणम, अगुण क्या होता है ना, स्फुटतया वाच्यायमानमिति गुणीभूतव्य। और अगुण है स्फुट रूप में आ गया, वो वाच्यायमान हो गया, जैसे वाच्यार्थ सबको समझ में आ जाता, सबके सामने सुबोध्य हो जाता, उसी प्रकार सुबोध्य हो जाए। सुबोध्य मतलब सुबोध्य दुर्बोध्य की बात नहीं है, सुबोध्य को थोड़ा अर्थ अलग रूप से लेना पड़ेगा, सहज गम्य, सामान्य लोगों के द्वारा समझने लायक हो जाए। इस अर्थ में समझना, सुबोधता तो होनी चाहिए, लेकिन वो सहृदय सामाजिक सुबोधता केवल होनी चाहिए, न कि सर्वसामान्य की सुबोधता। सर्वसामान्य की सहजता, सहज बोधगम्य हो जाए, फिर वो गूढ़ता खत्म हो जाती और वो व्यंग्य नहीं होता, वो अव्यंग्य हो जाता है। या तो गुणीभूत व्यंग्य होगा और ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो फिर अबर काव्य हो जाएगा, जिसको चित्र काव्य आगे वर्णन करेंगे छठे उल्लास में, प्रथम उल्लास में भी इसको बताया, वो अलग प्रसंग है। हम अभी गुणीभूत व्यंग्य को देख लें। बोले कैसे होता है कि उदाहरण दे रहे गुणम जथा यश अर्थांतर संक्रमित वाच्य रूप व्यंग्य की अगुणता। आप देखिए, जब आचार्य मम्मट ने ध्वनि का भेद किया था, अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि, विवक्षित अन्यपर वाच्य ध्वनि, अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि के दो भेद किया था, याद है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। याद दिला रहा हूं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के उदाहरण बताया था कि अर्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, इसलिए ना अपने अर्थ की सिद्धि करने के लिए अर्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता, अपने वाक्यार्थ को बोधित करने के लिए। उदाहरण दिया था, त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायो प्रतिष्ठति आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेयिता। कहा था कि अपनी स्थिति को आप विधान कर लीजिए कि यहाँ विद्वानों का समवाय है। और क्या कह रहे हैं? त्वामस्मि वच्मि, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, यह जो बोल रहा हूँ वचनादि रूप अर्थ है, उपदेश आदि अर्थ में संक्रमित हो गया था, अर्थांतर संक्रमित वाच्य। और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण दिया था कि दूसरे अर्थ में तिरस्कृत हो जाता, अत्यंत तिरस्कृत वाच्यार्थ जो बिल्कुल तिरस्कृत हो जाता, दूसरा अर्थ आ जाता। विपरीत लक्षणा से उदाहरण दिया था, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता पर। ये वाला उदाहरण दिया कि आपने बहुत कुछ उपकार किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, विपरीत लक्षणा से आया था। और ऐसे करके आप सुखपूर्वक 100 साल जियो, अर्थात तुम दुखपूर्वक जल्दी खत्म हो जाओ, ये कहा था। ये व्यंग्यार्थ निकला था। ये वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ में तिरस्कृत हो गया, अत्यंत तिरस्कृत हो गया। तो यहाँ उन्हीं दोनों के उदाहरण दे करके यहाँ गुणीभूत व्यंग्य का पता है। इसी प्रकार मैंने अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि की, वाच्य रूप व्यंग्य की अगुणता, वो गुणता थी। यहाँ अगुणता जहाँ होती है वह अगुण नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य कैसे होता है? देखिए उदाहरण, यस्य श्रुत कृततिरस्कृतिरेत्यतप्त
शुचि व्यतिकरे नयुनाक्ति कर्णम कांची गुण मतन भाजन में ससोस्मि जीवन सम प्रतिभवा मिकिवा तो यहाँ बृहन्नला बना हुआ है जो अर्जुन महाभारत में आजकल कोरोना के संक्रमण काल में महाभारत का सीरियल चल रहा है, आपने देखा होगा। तो आप विराट नगरी में जब अज्ञात वनवास में रहते पांडव, तब बृहन्नला की भूमिका में वा उसके स्वरूप में स्वरूपायित हो जाता है अर्जुन। और होकर वो अर्जुन की युक्ति है ये, अर्जुन कह रहा है द्रौपदी के लिए कह रहा है कि यस्य, जिस अर्जुन के माने इसके पहले जब अज्ञात वनवास में नहीं थे, वह जब वनवास में भी नहीं आए थे, यस्य असुहृत, असुहृत न सुहृत, असुहृत, सुहृत माने दोस्त मित्र, असुहृत माने मित्र का उल्टा क्या है, शत्रु। असुहृत माने शत्रु, तिरस्कृति ही एत्य, तिरस्कृत होकर, निंदित होकर, वह मेरे से तिरस्कृत होकर और पहुंचकर मेरे पास, तब तक शुचि व्यधव्यति करेण कर्णो विनंती, और ने अपने अपराध के कारण क्षमा मांगने के लिए अपने कर्णों, दोनों कानों को शुचि व्यतीत करेण विनंती, तपे हुए लोहे की सलाखा से अपने कान को बींधते थे मेरे सामने, जिस अर्जुन के सामने। समझ में आ रहा? वगैरह जिस अर्जुन के सामने, उनके पास आकर शत्रु पक्ष डर के मारे अपराध के कारण क्षमा मांगने के उद्देश्य से लोहे की सलाखों से अपने कांध को खुद ही भिदवाते थे, छिदवाते थे। और सह ऐसा अस्मि, वही मैं ही हूँ। किस रूप में हूँ? बृहन्नला के रूप में। अभी क्या कार्य कर रहा हूँ मैं? अभी मेरा कार्य कांची गुणा प्रथन भाजन में सह कांची गुण मत प्रथन भाजन, भाई नृत्यांगना बनी, नृत्य शिक्षिका बनी हुई है और नाचने सिखा रही राजकुमारी उत्तरा। सिखाने के लिए जो कांची गुण है, उसकी जो करधनी है, उसको गूंथना, उसको पकड़ना, इस काम में लगा हुआ हूँ। और संप्रति हम जीवन अपि भवामी, मैं जिंदा हूँ, जीवन अपि भवामी, मैं जिंदा हूँ। किमा वहामी, और क्या कर सकता? केवल जी रहा हूँ, और क्या कर सकता? इस रूप में जी रहा हूँ, जीवन के लिए मैं धारण कर रहा हूँ। तो ये स्नावाच्यार्थ जो जीवन अपि, ये जो जीवन है जी रहा हूँ, इत्यर्थांतर संक्रमित वाच्य, अर्थांतर शक्य वाच्य ध्वनि, अर्थात यहाँ अर्थ निकला है कि लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि मुझसे वो कुछ नहीं हो सकता है, जीवन नपी। ये जो अर्थांतर जीवन नपी, अर्थात ये अर्थांतर में परिणत हो जाता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होना। तो ये जो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ये अगूढ़ है, गूढ़ नहीं है। इसको जो भी पढ़ेगा, सामान्य सहृदय नहीं हो, सहृदय के हृदय ग्राही तो हो, लेकिन अभिदग्ध जो है, असहृदय है, उसके भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये अर्जुन का कहने का आशय है कि मेरा जीना बेकार है और मुझसे कुछ होना जाना नहीं है। ये पुरुष होकर एक महिला के काम वगैरह करता रहे कि नाचना वाना काम है, जिस हाथ से मैं युद्ध करता था, मेरे धनुष गांडीव धनु उठाने की वजह से तो क्या होता था ना, सारे शत्रु घर थरथराते थे, कंप आते थे। अब ये स्थिति है। तो ये जो है, ये जिससे यहाँ यह ध्वनि रूप नहीं है, ध्वनि तो गुणीभूत व्यंग्य में आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहे अगूढ़ का, जो गूढ़ नहीं हो, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का, ये भी देख लीजिए उस व्यंग्य की अगूढ़ता कैसी है।
हुन्निद्रकोकनदरेणु पिसङ्गितङ्गा गायन्ति मञ्जुमधुपा गृहदीर्घिकासु एतच्चकास्ति चरवेर्नबन्धुजीवा पुष्पच्छदा भमुदया चलचुम्बिबिम्बम्। यहाँ जो चुंबन पद है, ये चुंबन पद द्वारा जो प्रकाशित उषक काल रूपी जो हो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य रूपी हो जाता है। चुंबती है ना, उदयाचल चुम्बिबिम्बम, उदयाचल पर्वत को चुंबन करने वाला जो बिंब है। तो जो चुंबन करना किसका? सूर्य का। चुंबन क्या करेगा? सूर्य का चुंबन क्या करना? ये जो है चुंबन नहीं करना, अपितु प्रकाशित करना, उस काल हो जाना, प्रातः काल हो जाना। ये चुंबन जो वाच्यार्थ चुंबन करने की जो अर्थ है, वाच्यार्थ है, वो अत्यंत तिरस्कृत हो गया। और यह व्यंग्यार्थ आया कि प्रकाशित हो रहा है प्रातः काल। देख लीजिए पूरा श्लोक। अरे अब तो उन्नीत्र कोकोनद रेणु पिसंगितांगा, उन्नीत्र अर्थात जो खिले हुए कोकनद रेणु पिसंगितांगा, कोकोनेद लाल कमलों के परागों से पीले पीले लगने वाले कौन है? मधुपाह गृहदीर्घिकासु मंजु गायन्ति। मधुपा यानी भौरे, मधु पिबन्ति ये ते मधुपाह, मधुपानम कुर्वन्ति ये ते मधुपाह, पुष्प रस को जो पान कर रहे हैं ये गृह दीर्घिकासु, घर की जो दीर्घिकाएं अर्थात आराम में उद्यान में छोटे छोटे जो जलाशय है, तो जलाशयों में जो कि लाल लाल कमल खिले हुए, उन पराग उनके जो कोकोनद माने लाल जो कमल है, लोहित कमल है, रक्त कमल है, उसके पराग से जिनके पीले पीले लगने लगे भौरे। पराग पीला रंग का होता, सुनहला रंग होता, सुवर्णाभ होता। एवं भवती अत्यंत तिरस्कृत वाच्य रूप व्यंग्य से गुणता कथम भवती न ऐसा कथयति। ये कह रहे हैं, कवि वर्णन कर रहे हैं कि उन्नीत्र कोकोनद रेणु पिसंगितांगा, खिले हुए लाल जो कमल है, कमल के परागों से पीले पीले रंग वाले जो भौरे वो गृह दीर्घिकाओं में छोटे छोटे जो जलाशय है उसमें सुशोभित हो रहे हैं। और उधर एक तरफ क्या हो रहा, वो हो करके गायन कर रहे हैं। और रवे बोले नवबंधु जीव पुष्प छाद छादाव बिंबम, रवे बिंबम उदयाचल चुंबी बिंबम एतच्चकास्त। बोले सूर्य का वर्णन कर रहे हैं एक तरफ। बोले सूर्य जो है, रवि का जो बिंब है वो कैसा है? न बंधु जीव पुष्प छदावम, बंधु जीव, बंधु जीव एक पुष्प है, अत्यंत श्वेत रंग का चमकीला होता है, श्वेत चमकीला। तो उस पुष्प के समान नवविकसित जपा पुष्प के मंडल के समान सूर्य बिंब जो है वो क्या कर रहा है ना, उदयाचल पर्वत के को स्पर्श कर रहा है। उदयाचलम चुंबी, स्पर्श करने वाला होकर वो प्रकाशित हो रहा है। तो उदयाचल को प्रकाश स्पर्श कर रहा है, चुंबन कर रहा है। ये जो चुंबन रूपी अर्थ यहाँ बैठ नहीं रहा, तिरस्कृत हो जाता हो करके, माने सूर्य प्रकाश उदयाचल पर्वत में प्रकाशित हो रहे, उदित हो रहे हैं, ये भाव, ये अर्थ निकल रहा है। ये जो व्यंग्यार्थ निकला है ये उतना गूढ़ नहीं है, अगूढ़ है, सबको समझ में आ रहा है। उदयाचल पर्वत को स्पर्श करना वो भी समझ जाएगा, भाई प्रातःकाल हो गया, उस काल हो गया। तो इस प्रकार अगूढ़ काव्य बना। अगूढ़ काव्य के दो वेद जो है, अगूढ़
नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 2 उदाहरण दिया, क्योंकि जो कि अभिव्यक्ति वाच्य ध्वनि के जो 2 भेद थे, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत त्रुट। यदि यूजीसी नेट में कई परीक्षाएं पूछा जाए कि भाई अगुण गुणीभूत व्यंग्य काव्य के कितने भेद होते हैं, आचार्य मठ ने कितने भेदों का निरूपण किया, 2, 4, 3, 5, तो आप 2 बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये अगुण होने के बाद अब आ रहे अर्थांतर संक्रमित, नहीं अपरांगम, अपरांगम में हम आ जाते हैं। माने जब किसी दूसरे का अंग बन जाता है, जब व्यंग्यार्थ, तब ये अपरांग नामक व अपरस्यांग नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य घटित होता है। उदाहरण क्या है? अपरस्य रसादेह वाच्यस्य वा, दूसरे रसादि का, रस आदि माने रस, भाव, रसावास, भावास, भावोदय, भावसंधि, भावसरलता आदि, इनका अथवा वाच्यार्थ का जब व्यंग्यार्थ गुणभूत हो जाता है, अंगभूत हो जाता है, तब वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, अपरांग नामक गुणीभूत। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, छोटा सा है, बहुत सुंदर है। अयम स रसनोत्कर्षी पीन स्तन विमर्दन, अयम स रसनोत्कर्षी पीन स्तन विमर्दन नाभ्युरु जघनस्पर्शी निवि विस्त्रंसन कर। यहाँ महाभारत का जो स्त्री पर्व है, तो स्त्री पर्व में यहाँ वर्णन है कि जो महिलाएं, जो सुंदरियाँ विधवाएं हो गई, उनके युवा पुरुष सब कट गए, मर गए। इसलिए तो महाभारत के स्थायी रस जो है शांत रस कहा जाता है, उनकी निर्वेदता आ जाती है। ये जो शांत रस प्रधान है, शांत रस के अंदर करुण रस भी है, तो ये जो विशेष रूप से ये जो पद्य है, इसमें करुण रस क्या है? व्यंग्यार्थ है, कारुण्यपूर्ण है। लेकिन ये करुण जो है क्या हो रहा है? दूसरे का नहीं, यहाँ करुण तो पूरा समुदाय में है, लेकिन यहाँ जो प्रस्तुत पद्य में जो है श्रृंगार है, वो श्रृंगार करुण का अंग बन जाता है। टोटल जो है प्रसंग है वो करुण रस प्रधान होता है, और उसमें ये जो श्लोक है, वाक्य है, ये श्रृंगार रस प्रधान है। ये श्रृंगार रस क्या होता है? करुण रस का अंग बन जाता है, तभी ये गुणीभूत व्यंग्य अपरांग अपरस्यांग नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। उदाहरण कैसे? इसका अर्थ देख लीजिए। वो तरुणियाँ रोती विलाप करती हुई कह रही है, वे विलाप कर रही है करुण रस में, उसके अंदर वो कह रही, करुण रस के अंदर ही ये कह रही है, क्या कह रही? अयम स रसनोत्कर्षी, अयम सह करह, ये वही कर है, ये वही हाथ है। माने वो जो नायक है, नायक के कटे हुए हाथ को देख कर करे, हाथ कटा हुआ पड़ा था, हाथ को उठा लिया, अरे ये तो किसी नायिका ने उठा लिया, किसी तरुणी ने, युवती ने उठा लिया, ये तो मेरे उस पति का, मेरे प्रियतम का हाथ है, कटा हुआ हाथ है। उसको लेकर के रो रही है और कह रही है, जो कह रही है बात अभी, वो श्रृंगार रस इसमें द्योतित हो रहा है। वो श्रृंगार रस करुण का अंग कैसे बन रहा है? क्या कह रही है? ना अयम स रसोत्कर्षी, ये वही हाथ है जो रसनोत्कर्षी, जो मेरी करधनी को श्रृंगार में, जो रतिकर्म में मेरे करधनी को, कांची गुण को खींचने वाला था, खींचता था, आकृष्ट करता था, जिस हाथ के द्वारा खींचा जाता था मेरे साथ संभोग करने के लिए, मेरे जो कांची गुण हैं, मेरे जो करधनी है, उसको खींचने वाला था यह हाथ। और कैसा? न पीन स्तन विमर्दना, ये वही हाथ है जो मेरे पृथुल, जो यौवन सुलभ, जो उन्माद यौवन के प्रतीकभूत परिचायक, मेरे जो स्तनों को मर्दन करने वाला है, जो कुचलने वाला है, मसलने वाला है, ये वही हाथ। और ये वही हाथ है जो नाभिरु जगन स्पर्शी, जो रतिकर्म के समय, संभोग श्रृंगार के समय मेरे नाभि को स्पर्श करने वाला है, मेरे उरु, मेरे नितंब को स्पर्श करने वाला है, मेरे जगन, मेरे जंघों को स्पर्श करने वाला है। देखिए ये सब श्रृंगार का है।
लेकिन ये श्रृंगार कहाँ बैठ रहा है? कर्ण का जाके अंग हो रहा है। और निवि विसृंग सना, मेरे निवि जो ग्रंथि है, मेरे जो वस्त्रों को, अधो वस्त्र की जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को उन्मोचित करने वाला ये भैया। तो इस प्रकार श्रृंगार का वर्णन है। क्लियर? और ये श्रृंगार क्या हो रहा है? जो मुख्य रूप से यहाँ जो करुण का प्रसंग चल रहा है, उस करुण का अंग बन रहा है, इसलिए अपरांग नामक गुणयुक्त व्यंग्य काव्य हुआ। क्लियर है? स्पष्ट है मेरे ख्याल में, ज़्यादा क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो फिर सब पूछ लेना। अत्र श्रृंगार करुणस्य अंगभूतम अतः अपरांग नामक गुणयुक्त व्यंग्य का। अब रस की भाव के प्रति अंग रूपता भी होती है, और कई के अंग होता, वाच्यार्थ भी अंग होता। एक उदाहरण हमने देख लिया। अब हम तीसरे गुणीभूत व्यंग्य काव्य को आ जाते हैं। आगे पढ़ाऊं कि प्रश्न उत्तर चलेगा? बताइए। न मैं ही रुकूं, प्रश्न उत्तर करना तो करे, या तो आगे कभी करे, कल करे, आज और आगे पढ़ाऊं, आगे चलूं, प्रश्न उत्तर तो कल कर लें। ठीक है? ध्वनि आगच्छति। अब तीसरा जो भेद है वह है वाच्य सिद्ध्यंगम। वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए जब अंगभूत हो जाता है व्यंग्यार्थ, वह उसका उपादान बन जाता, उसका साधन बन जाता, एक तरह से साध्य हो जाता वाच्यार्थ, तब वाच्य सिद्ध्यंग नामक